स्वागत है आपका सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। आज इस सीरीज में हम मई 2016 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और वो पेपर है पेपर 1 और सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये कंपलसरी सेक्शन है और जितने सीडीपी के कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। और प्रीवियस जितने गत वर्षों में पूछे हुए सवाल हैं सीडीपी के, उन सारे सवालों के जवाब और एनालिसिस को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सीटेड सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज। लर्निंग को, सीखने को एक सक्रिय प्रक्रिया बताई गई है क्योंकि। तो देखो, एक्टिव प्रोसेस होगा और लर्निंग अगर दिया हुआ होगा तो करेक्ट आंसर कभी भी आएगा तो वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए आएगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स रेडीनेस टू लर्न, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू। रेडीनेस है, बच्चा तैयार है सीखने के लिए, तत्परता है उसमें, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को उनके मोटिवेशन लेवल को नापने की जरूरत है कि वो किस लेवल तक मोटिवेटेड है और कितना हम उनको और काम करा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें तो अगला सवाल दे रखा है प्रभावी कक्षा यानी इफेक्टिव क्लासरूम से, कि एक इफेक्टिव क्लासरूम में, एक प्रभावी कक्षा में क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स आर इन कंपटीशन? नो, प्रभावी कक्षा में कंपटीशन की जगह नहीं होती, रादर कोऑपरेशन की जगह होती है। लेक्चर को, हम मेथड को इनकरेज करेंगे और डायलॉग को, डिस्कशन को डिस्करेज करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे डायलॉग होना ज़रूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि बच्चों के कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस कहाँ हैं, कहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स अगर सिर्फ पैसिवली फॉलो करेंगे तो भी एक टीचर के लिए सही बात नहीं है, अदरवाइज टीचर की भी अपनी जो लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी। तो रैदर एक इफेक्टिव क्लासरूम में एक शिक्षक को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करता है और अपने बच्चों को, छात्रों को पिछले ज्ञान और उनकी पृष्ठभूमि के साथ अलग तरीके से संबंध बनाने में मदद करता है। अगला सवाल दे रखा है चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में। चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन क्लासरूम व्हेन। बच्चे कक्षा में रुचि तब विकसित करते हैं जब टीचर सिर्फ अच्छे स्टूडेंट पे फोकस करे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा का कोई पैमाना नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर बड़े क्लासरूम में बैठाएं अपने दोस्तों के साथ, तो वो तो सिर्फ गप्पे लगा करके सारा टाइम निकाल देंगे। दे डू नॉट गेट होमवर्क। होमवर्क इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो ये भी चीज़ यहाँ नहीं होगा। रैदर बच्चे तब इंटरेस्ट डेवलप करेंगे जब टीचर्स इनकरेज करेंगे उनको कि वो काम करें, सीखें, अप्रिशिएट करें उनके एफर्ट्स को और आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला सवाल दे रखा है कि जब बच्चा जैसे ही स्कूल में प्रवेश करें उनको हम क्या बोलें? लैंग्वेजेस के संदर्भ में देखिए ये सवाल पूछा हुआ है कि ये हम उन्हें बोलें कि जो स्कूल की लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, अलग तरीके की भाषा है, एंड दे शुड नॉट स्पीक इन देयर मदर टंग एट ऑल। अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलें। तो देखो, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से खराब होती जाएंगी, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये तो ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। ठीक है, उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स को बुला करके कहा जाए कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्कूल में वही लैंग्वेज जो बोली जाती है वही लैंग्वेज वो घर पे भी बोलें, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, ये कमांडिंग नेचर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बोले कि दे शुड बी फाइंड, उनको फाइन किया जाएगा अगर वो अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं, स्कूल लैंग्वेज के अलावा अदर किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो फाइन करने की वजह से क्या होगा? बच्चा बोलने से बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रैदर दे शुड बी अलाउड टू स्पीक, वो अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति उन्हें देनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अभिव्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। क्या वो कहना चाहते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, कोई बात कहने का भाव क्या है, वो जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल दे रखा है टीचर की तरफ से कि रोल ऑफ टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णित करता है? कौन सा ऑप्शन है?
तो टीचर को प्राइमरीली फोकस करना चाहिए नॉलेज के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं सिर्फ नॉलेज जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आत्मीयता सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग में रहे ये ज़रूरी नहीं है। साथ में टीचर को कंपटीशन इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, रैदर वो कॉपरेशन इंक्रीज करे। देखो सी फॉर कॉम्पिटिशन और सी फॉर कॉपरेशन होता है, पर हम एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट हम कंपटीशन नहीं, रैदर हम उसमें इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। कॉपरेशन, सहकारिता, शिक्षा के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड हो टीचर का और वो प्रमोट करे एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी को, जहाँ पे बच्चों को पता हो कि वो अपने टीचर से ये बातें कह सकते हैं, टीचर समझने वाले हैं, या फिर एटलीस्ट टीचर इतने ओपन हैं कि वो सुन के समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक टीचर के रोल को सबसे अच्छे से वर्णित करता है। अगला सवाल फिर से टीचर से दे रखा है कि टीचिंग के से रिलेटेड, टीचिंग स्किल से रिलेटेड सीटेट में सवाल रहते हैं। तो टीचिंग स्किल्स और टीचिंग एप्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन सब के लेक्चर्स भी आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और वो प्लेलिस्ट है नुपुर मैम के द्वारा बनाया हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। वहाँ जाइए, देखिए, और आपको टीचिंग एप्टी से रिलेटेड, टीचिंग स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी मदद से आप सीटेट के पेपर को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एटलीस्ट टीचिंग सेक्शन वाला पार्ट, टीचिंग एप्टी वाला पार्ट तो हो जाएगा क्लियर। फिलहाल सवाल की तरफ आते हैं। हाउ कैन द टीचर प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन द स्टूडेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है शिक्षक को छात्रों में अपने समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है। तो वो कैसे होगा? सिर्फ चॉक एंड डस्टर मेथड से होगा? ऑब्वियसली नॉट, सिर्फ चॉक एंड बोर्ड मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअस हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, उससे भी नहीं होगा। ये डिसिप्लिन को प्रमोट कर रहे हैं, डिसिप्लिन ज़रूरी है, हर आयाम पे डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन से हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। रैदर उनको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएं, ऐसे डाइवर्सिफाइड मटेरियल्स हो, इनकरेज किया जाए कि वो अपने तरफ से एक्सप्लोर करें, पढ़ें, समझें और अपने सवालों को, डाउट्स को पूछें, अलग अलग लेवल्स पे जाकर के सोचें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। अगला सवाल, चिल्ड्रन फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रैटेजीज फॉर लर्निंग। अपनी स्ट्रैटेजीज वो खुद फॉलो करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ टीचर, उस समय इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? नीड्स टू डिस्कार्ड चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी, बच्चों की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल त्याग देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी हम त्याग नहीं सकते हैं, और उस तरीके से जैसे हमने प्लान किया वैसे ही लेसन प्लान को लेके चले तो ये काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप वाली क्लासरूम हो जाएगी, अथॉरिटी वाली, अथॉरिटेरियन क्लासरूम हो जाएगी। तो वैसा क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देन ऑप्शन सी में दे रखा है, हमें कि लेक्चर लॉन्ग होने चाहिए। तो लॉन्ग लेक्चर होने से क्या होगा? इफिशियंसी लेक्चर की खत्म हो जाएगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत सा लग रहा है। देन टीचर शुड मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर्स लिस्टेड इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को ही सिर्फ भगवान मान के काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने नॉलेज भी होते हैं, कुछ नॉलेज जो टेक्स्ट बुक में होते हैं वो, और कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंशियल नॉलेज भी होता है, वो दोनों मिलकर के एक कंप्लीट नॉलेज का निर्माण करता है। तो जब बच्चे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं तो टीचर को उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनसे डायलॉग करना चाहिए, और अगर कुछ चीज़ें सही हैं तो उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए आने वाली कक्षाओं में। अगला सवाल दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। इनमें से कौन सा कारक सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? कौन सा फैक्टर है? तो वो कौन सा फैक्टर है? दैट फैक्टर इज सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगला सवाल बढ़े तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ से दे रखा है कि नोइंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर बिकॉज एक टीचर को क्यों जानना चाहिए कि विकास और वृद्धि के सिद्धांत क्या हैं? तो वो इसलिए जानना चाहिए ताकि वो बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके। हर बच्चा अलग है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग है, तो उस हिसाब से उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं। अगला सवाल अर्ली चाइल्डहुड से दे रखा है कि अर्ली चाइल्डहुड रिफर्स टू, बिल्कुल शुरुआती के बारे में, आरंभिक बाल्यावस्था के बारे में पूछा हुआ है। तो आरंभिक बाल्यावस्था होता है 6 to 5 ईयर, बर्थ टू 5 ईयर्स।
अगला सवाल, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज द्वारा सभ्य होने की आवश्यकता होती है। आर बॉर्न अनरूली एंड नीड टू सिविलाइज्ड बाई सोसाइटी। सोसाइटी के द्वारा उसको सिविलाइज किया जाता है। ये तो सही है, लेकिन अनियंत्रित पैदा होते हैं ये बोलना गलत बात है। गिफ्ट है भगवान का, सही बात है, और उनको वर्शिप करना चाहिए। अगर सिर्फ वर्शिप करते रहेंगे तो उनको सिखाएंगे कैसे? तो ये भी ऑप्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। केम इनटू वर्ल्ड विद ब्लैंक स्लेट, ये तो बिल्कुल हम मानते हैं कि टेबुला रासा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए टेबुला रासा किस फिलोसोफर ने कहा था। एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिलोसोफर है जिसको हम सीडीपी में पढ़ते हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी और इनफैक्ट एजुकेशनल फिलोसफी में पढ़ते हैं। उन साइकोलॉजिस्ट का फिलोसोफर का नाम लिखिए। फिलहाल आंसर की तरफ आते हैं। तो आंसर ये है हमारा कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दे रखा है, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। एक बच्चे का विकास परिणाम है किस चीज का? दैट इज रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अपने अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का एक संयोजन है जिसका बच्चे का विकास उसी का प्रमाण होता है। अगला सवाल दे रखा है, अ 5-year-old child fail to reason when water is transferred from tall or narrow glass to wide container of quantity of water remains same. This is because of। एक 5 वर्ष की बच्ची है जो ये चीज नहीं बता पा रही है कि पानी जो है वो लंबे कंटेनर में रखा हुआ है या संकरे कंटेनर में रखा हुआ है या चौड़े कंटेनर में रखा हुआ है। अगर क्वांटिटी सेम है तो वो सारा जगह पे पानी सेम होगा। तो ये बच्ची क्या नहीं कर पा रही है? तो ये बच्ची अपने थॉट्स को रिवर्स नहीं कर पा रही है, वो अपनी सोच को उलट करके देख नहीं पा रही है। अगला सवाल दे रखा है कि एक बच्चा है जो अपनी सिस्टर को बैठा करके साइकिलिंग करवा रहा है और वो उसको पीछे से ये कह रहा है कि जल्दी चलाओ, वी विल रिच देयर अर्लियर। जल्दी चलाओ ये एक इफेक्ट है, ठीक है, जल्दी चलाओ एक इफेक्ट है और ये कॉज क्या है उसका? जल्दी चलाओ ये एक कॉज है, कारण है। और ये कारण क्या है, क्यों है ये कारण? ये प्रभाव इसका क्या पड़ेगा? तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम जल्दी वहां पहुंचेंगे। तो बच्चे की समझ क्या है? वो कारण और प्रभाव को समझ रहा है कि हम कोई काम अगर जल्दी करेंगे, यहाँ पे जैसे तेजी से चलाओ, जल्दी कारण है वो कि तेजी चलाओ, और क्यों प्रभाव है उसका कि हम वहां पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, आप भी खुद को बूस्ट कीजिए डेली बाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विथ डेली बाइट्स। अगला सवाल दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग डिलीटिंग स्कीमाज एंड फॉर्मिंग न्यू स्कीमाज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं हम? संतुलन बनाए रखना है, स्कीमा को समयोजित करना है, हटाना है या नई स्कीमा बनाना है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है एडेप्टेशन, अनुकूलन। इसको हम अनुकूलन कहते हैं। प्राइवेट स्पीच फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग लेवल पे पूछता है। तो ये प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ध्यान में रखना। और प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट हमें दिया था वाइगॉट्स्की ने। अगला सवाल वाइगॉट्स्की से दे रखा है कि वाइगॉट्स्की के अनुसार चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू देयर पीयर्स। वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के से कैसे सीखते हैं? तो वो अपने साथियों के साथ इंटरैक्शन करके सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं, इसीलिए सोसाइटी को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। अगला सवाल कोलबर्ग से दे रखा है कि कोलबर्ग्स आइडिया ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज कितने लेवल्स होते हैं? गुड, उसमें होते हैं 3 लेवल्स। अगला सवाल, लर्नर सेंटर अप्रोच इज वन इन विच। लर्नर सेंटर अप्रोच है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है। इसमें क्या होता है? तो बच्चे को रिवॉर्ड और पनिश किया जाता है। तो ये लर्नर सेंट्रिक कैसे हुआ? उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उस पर हमने या तो रिवॉर्ड दे दिया या पनिश कर दिया। मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। उनको फ्री छोड़ दिया जाए अपने आप सीखने के लिए। फ्री छोड़ेंगे लेकिन उनको गाइड भी करना जरूरी है, अदरवाइज वो सीखेंगे बिल्कुल भी नहीं और सही चीज तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो रैदर लर्नर्स को फ्री छोड़ा जाता है लेकिन टीचर्स की गाइडेंस में, कि टीचर अपना गाइडेंस उनको देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी नॉलेज और अपना अंडरस्टैंडिंग खुद से बिल्ड करते हैं।
अगला सवाल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से दे रखा है कि इंटेलिजेंस इंक्लूड किस चीज को इंक्लूड करता है। तो इंटेलिजेंस इंक्लूड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस नॉवेल और ओरिजिनल आंसर्स। अपने ओरिजिनल आंसर्स को देना ही इंटेलिजेंस होता है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स एज अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज। बच्चे के भाषाई विकास में दूसरों के साथ बातचीत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है। ये किसने बताया है हमें? तो ये बताया है हमें बेंड्यूरा ने, क्योंकि जो वाइगॉट्स्की है उन्होंने क्या कॉग्निटिव विजम के ऊपर काम किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। If a teacher thinks that girls need to be given a different type of education which would help them to become good wives and mothers, this type of thinking, यदि एक शिक्षक ये सोचते हैं कि लड़कियों को एक अलग प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो उन्हें अच्छी पत्नी और माँ बनने में मदद करे, तो इस प्रकार की सोच क्या है? ये एक जेंडर बायसिस नेचर की सोच है जहाँ पे गर्ल्स के पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। प्रमोट्स जेंडर बायसिस, ये जेंडर बायसनेस को प्रमोट कर रहा है और साथ में लड़कियों के पोटेंशियल को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सीमित कर रहा है। अगला सवाल असेसमेंट है कि असेसमेंट का फोकस किस चीज पे होना चाहिए। मूल्यांकन का ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? टीचर्स का काम बढ़ाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। किस चीज के लिए? इंक्रीजिंग कंपटीशन? नॉट एट ऑल। कंपटीशन तो हमारा कभी भी पर्पस होता ही नहीं है। लेबलिंग स्टूडेंट की लेबलिंग हम नहीं करते हैं। इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग और ये गुड एट्रीब्यूट भी नहीं है फॉर अ टीचर। रैदर असेसमेंट का काम होता है कि फर्दर लर्निंग कैसी हो, किस प्रकार से हो, कितना हो चुकी है, इन सब के ऊपर काम करने के लिए। अगला सवाल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उनको इंक्लूड किया जाए रेगुलर सेटअप में और स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाएं। रेगुलर सेटअप में देखो हम इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इंक्लूड हो गया यानी कि इंक्लूजन की बात हो गई, तो ये सवाल इंक्लूजन से रिलेटेड था। अगला सवाल टू डील विद डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम और टीचर नीड्स टू, अपनी कक्षा में विविधता से निपटने के लिए या उस चीज को एड्रेस करने के लिए एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए? डिसरिगार्ड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, ना ही स्टूडेंट को जज करते हैं और ना ही यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि हिंदी में इंस्ट्रक्शंस या हिंदी से अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। जब आप मेरे साथ सीटेट के बैचेस में पढ़ रहे होते हो तो मैं अपने मीडियम को हमेशा बाईलिंगुअल इसी वजह से रखती हूँ ताकि आप जिस भाषा से भी आते हो, जिस इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, वो सारे सब वो मेन जो हमारी भाषाएं हैं उनमें अपने आप को आप कंफर्टेबल फील करें, आप अपने आप को अटैच्ड फील करें, इंटरेक्टेड फील करें। इसलिए दोनों भाषाओं में हम क्लास करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये आंसर क्या होगा? ये सही होगा बिकॉज यहाँ पे सेंसिटिविटी है। मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे पता है कि बच्चे किसी एक लैंग्वेज से ज़्यादा अटैच हैं या कनेक्टेड फील करते हैं, तो मैं उस लैंग्वेज को अपनी क्लास में लाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो वी शुड बी एज टीचर्स सेंसिटिव टुवर्ड्स सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स की कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान हमें रखना चाहिए। अगला सवाल, आप सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? एज टीचर्स हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाई लुकिंग ऑफ देयर नोट्स और हैंड राइटिंग। जिस तरीके से वो लिखेंगे तो हमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया इन सब के बारे में पता चलेगा। अगला सवाल, अ क्रिएटिव चाइल्ड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक रचनात्मक बच्चे में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, इनमें से कौन सी विशेषता होती है? रिजिड इन अप्रोच और टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनका ध्यान जो है वो बहुत ही दृष्टिकोण जो है वो कठोर है, एक ही टाइप का है। रूट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं, क्रिएटिव बच्चे रूट मेमोराइजेशन से बहुत ज़्यादा भागते हैं। कन्फर्मिटिंग टू गिवन रूल्स एंड नॉर्म्स, दिए गए नियम और मानदंड के अनुरूप ही वो कोई काम करें जरूरी नहीं है। दे आर क्रिएटिव, दे हैव देयर ओरिजिनल ओन सेट ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। उनके पास अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस हैं। नाउ अगेन क्रिएटिविटी से सवाल है। क्रिएटिविटी इंक्लूड्स द एबिलिटी टू
रचनात्मकता में निम्न में से कौन सी क्षमता शामिल है? कॉपी एंड इमिटेट अदर्स। देखो अभी हमने बात करी कि वो ओरिजिनल थिंकिंग पे काम करते हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये तो होगा ही नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, बिकॉज कन्वर्जेंट थिंकिंग इसकी प्रॉब्लम एक है, उसके अलग अलग जो है अलग अलग सोल्यूशंस हमें दिए जा रहे हैं, और उन सब का सोल्यूशन जो है वो किस चीज़ के लिए है, वो सिर्फ अलग अलग हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं या अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस तरीके से समझें आप कि अलग अलग क्वेश्चंस है जिसका सोल्यूशन ही सिर्फ एक है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक तरफ आ करके कन्वर्स कर जाना। तो ये भी नहीं होगा। रैदर दे डू डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो अलग अलग सोच रखते हैं। जो रचनात्मक स्टूडेंट होते हैं या रचनात्मकता के एक पहचान करने का तरीका है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। लास्ट सवाल अभी के सीरीज का, व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो इट, जब किसी बच्चे की विकास के संबंध में किसी भी क्षेत्र में क्षमता कम होती है तो वह क्या होता है, कैसे होता है? तो जब किसी एक तरह की बात हो रही है कि एक एरिया बच्चे का कैपेबल नहीं है, तो उसका एफर्ट और उसका जितना भी चीज़ है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी कैसे हो जाएगी, तो उसके जितने भी एरियाज होंगे, डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट होंगे, उन सब पे उसका असर पड़ेगा। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.